हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 5 जिसका नाम है आपका कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम मींस कोर का मीनिंग क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम इन्वायरमेंट। मींस ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हो वो ऑनलाइन मींस इंटरनेट के थ्रू करते हो और रियल टाइम मीन्स जब ट्रांजैक्शन अकर होती है और जब ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। उसको हम जो है वो कोर बैंकिंग सिस्टम बोलते हैं। तो कोर बैंकिंग सिस्टम को करने के लिए हमारे पास कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू ये सारा काम किया जाता है। इसके सभी पॉइंट्स आपको तब याद होंगे जब आपको बैकएंड पे पता होगा कि एक्चुअल में बैंकिंग वर्क कैसे करते हैं। क्या होता है कि बैंकिंग जितना भी अपना डेटा होती है वो बैकएंड पर एक सर्वर पर स्टोर करती रहती है जिसको हम सेंट्रलाइज सर्वर बोलते हैं। और ये सर्वर किसी क्लाउड पर पड़ा होता है। तो क्लाउड बैंक का खुद का भी हो सकता है मींस प्राइवेट क्लाउड भी हो सकता है। जहाँ जो क्लाउड है वो रेंट पर भी ले सकते हैं मींस पब्लिक क्लाउड भी हो सकता है। जहाँ बहुत सारे बैंक्स मिलके एक क्लाउड एस्टेब्लिश कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी क्लाउड। तो ये क्लाउड्स जो हैं आपके हो सकते हैं। तो मींस बैंक ने अपना सारा डेटा जो है वो यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है। तो जिस सर्वर पर डेटा स्टोर होगा उसको मैं डेटाबेस सर्वर बोलूंगी, राइट। और जिस पर प्रोसेसिंग जो सर्वर कंप्लीट बैंक के सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग करेगा उसको मैं कौन सा सर्वर बोलूंगी? एप्लीकेशन सर्वर। वो भी यहाँ पर पड़ा होगा क्योंकि बैंक का जो सॉफ्टवेयर है वो वेबसाइट के थ्रू एक्सेस होता है। तो यहाँ पर एक सर्वर होता है जिस पर कंप्लीट वेब पेजेस पड़े होते हैं जिसको मैं क्या बोलती हूँ? वेब सर्वर। और बैकएंड पे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। तो उन सर्वर्स को जो है उन पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक सर्वर लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क सर्वर। अलोंग विद दैट इनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एक और सर्वर पर जहाँ पर पड़ा होता है जिसको सिक्योरिटी सर्वर कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ ए सर्वर जो है बैंक के जो है बैकएंड पर पड़े होते हैं, क्लाउड पर पड़े होते हैं। इस सभी को इसको कलेक्टिवली हम डेटा सेंटर कहते हैं जहाँ पर सारे हमारे सर्वर पड़े हैं। और इस डेटा सेंटर का क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी इन सर्वर में प्रॉब्लम आ जाए, मेरी डेटा जो है मेरा डेटाबेस वहां से जो लॉस्ट हो जाए, इसलिए इसका एक बैकअप भी रखा जाता है और वो कहीं और किसी और लोकेशन पर पड़ा होगा। मींस एक डिजास्टर रिकवरी के लिए एक और भी डेटा सेंटर बनाया जाता है। तो ऐसे सर्वर सारे पड़े होते हैं। अब क्या होता है कि जब आप एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हो, मैंने एटीएम से ट्रांजैक्शन करी, ठीक है, तो वो डायरेक्टली यहाँ नहीं जाएगी, बीच में एक एटीएम चैनल सर्वर लगा होता है। क्योंकि जो आपका बैंक का जो सर्वर्स ये सारे पड़े हैं, मान लीजिए ये प्राइवेट पर पड़े हैं, प्राइवेट क्लाउड पर। और आपको पता है कि प्राइवेट क्लाउड को तो सिर्फ जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं, जहाँ मैनेजमेंट है, वो ही एक्सेस कर सकती है। पर एटीएम जो एक्सेस करेगा वो तो कोई एक्सटर्नल पर्सन हो गया ना, कस्टमर हो गया। तो वो कैसे इसको एक्सेस करेगा? तो बीच में क्या आता है? एक एटीएम चैनल सर्वर आता है। तो ये एटीएम चैनल सर्वर किसी पब्लिक क्लाउड पर ही पड़ा होगा। अब क्या होता है कि जैसे ही मैं एटीएम पर ट्रांजैक्शन करती हूँ तो पहले मेरी रिक्वेस्ट इस चैनल पे जाती है, जहाँ से रिक्वेस्ट जो है वो बैकएंड पे यहाँ पर जाती है। तो यहाँ से वेरीफाई होता है मेरा सारा डेटा, फिर यहाँ पर डेटा ट्रांसमिट होता है और यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसमिट होता है। मीन्स एटीएम चैनल सर्वर पर सिर्फ उन्हीं कस्टमर का डेटा होगा जिनके पास एटीएम कार्ड है, मीन्स जिनके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होगा। उन्हीं का डेटा जो है वो बैंक इस सर्वर पर ट्रांसफर करती है। और यहाँ पर आप याद रखना, इसमें कभी भी पिन जो है वो सेव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि
फॉर द सिक्योरिटी पर्पज पिन हमेशा बैकएंड से वेरीफाई किया जाता है। बाकी जितना भी आपका डेटा है वो इस सर्वर पर पड़ा रहेगा। तो एटीएम ऐसे वर्क करता है। अब आप एक और सर्विस भी बैंक से लेते हो जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस। अब जब जैसे ही आप इंटरनेट बैंकिंग करते हो, ध्यान से सुनना, ये बीच में आएगा। जैसे ही मैं इंटरनेट बैंकिंग करती हूँ तो पहले क्या ओपन करती हूँ, उस बैंक की वेबसाइट। ठीक है, जैसे ही मैं वेबसाइट ओपन करती हूँ तो ऑब्वियसली मेरी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, वेब पेज सर्वर पर। वेब पेज सर्वर पर जाने से पहले क्या होता है कि बीच में एक फायरवॉल लगी होती है। फायरवॉल क्या होती है, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी बाहर से डेटा आता है, बाहर से डेटा जो है मेरे मींस एक्सटर्नल डेटा या एक्सटर्नल नेटवर्क जब इंटरनल नेटवर्क के साथ ज्वाइन होता है तो बीच में एक फायरवॉल होती है कि सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है। वो पहले चेक करता है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो ऑथोराइज्ड है कि नहीं। अगर उसको लगता है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नहीं होने वाली तो वो यहाँ पर एंटर करने देगा। वो जो भी वेब पेज रिक्वेस्ट किया होगा कस्टमर को वो वेब पेज यहाँ पर दिखाई दे देगा। अगर उसको लगेगा कि सस्पिशियस एक्सेस किया जा रहा है तो वो वहीं पर उसको स्टॉप कर देगा। आफ्टर दैट क्या होगा कि यहाँ पर मुझे मेरा वेब पेज दिखाई दिया, उसमें जो है यूजर नेम और पासवर्ड मैं यहाँ पर फिल करूंगी। अब ये रिक्वेस्ट जो है, ये रिक्वेस्ट कौन हैंडल करेगा, यहाँ पर एक सर्वर लगा होता है IBAS, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो सॉफ्टवेयर जो है इस सर्वर पर जो है स्टोर होता है। जैसे ही पेज यहाँ पर लोड हुआ, आपने इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक किया, ठीक है, आप यूजर और पासवर्ड डालना स्टार्ट किया, तो जो आपकी रिक्वेस्ट है अब किसके पास जाएगी, IBAS, IBAS इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। अब इसके बैक पर यहाँ पर एक और सर्वर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं IBCS। ठीक है, तो आपका जितना भी डिटेल है इंटरनेट बैंकिंग की, जो डिटेल है आपकी वो यहाँ पर मतलब आपका यूजर नेम, पासवर्ड और आपकी सारी डिटेल वो इस सर्वर पर होगी। और ये सर्वर बैकएंड से इससे कनेक्ट होता है। इस ठीक है, हम कर रहे थे कि जो जब भी हम इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो सबसे पहले वेबसाइट से जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ जाएगी, मेरी IBAS पर जाएगी। IBAS सर्वर से IBCS सर्वर पर जाएगी जहाँ पर मेरा यूजर नेम और पासवर्ड पड़ा होता है। और ये जितना भी डेटा जो है वो उठाता है, वो कहाँ से उठाता है, डेटाबेस सर्वर से उठाएगा, यहाँ से उठाएगा। तो कैसे आपका फ्लो होता है, वेबसाइट से यहाँ पर रिक्वेस्ट जाती है, यहाँ से IBCS पे जाती है और IBCS बैकएंड से यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो ऐसे इंटरनेट बैंकिंग होती है। तो इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो कितना याद रखना है आप वो देख लीजिए। सबसे पहले आप वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, वेब सर्वर पर जाएगी। वेब सर्वर से तभी वेबसाइट खुलेगी जब फायरवॉल ये इंश्योर कर लेगा कि जो ऑथोराइज्ड पर्सन है वो इस साइट को एक्सेस कर रहा है। आफ्टर दैट जब पेज ओपन हो जाएगा, फिर उसके बाद जब भी आप यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, IBAS के पास जाएगी। इस पे क्या होता है, इसमें इंटरनेट बैंकिंग करने का सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल होता है, डेटा नहीं होता, सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है। फिर उसके बाद जो रिक्वेस्ट है कहाँ जाती है, IBCS के पास जाती है, जहां से वो आपका डेटा उठाता है। ये सर्वर जो है डेटा उठाता कहाँ से है, मेन सर्वर से, डेटाबेस सर्वर से। तो ऐसे आपका इंटरनेट बैंकिंग का कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो ये मैंने आपको सर्वर्स के बारे में सारा बता दिया। बट बीच में कभी कभी इन सभी सर्वर्स के बीच में एक और सर्वर भी आता है जिसको मैं प्रॉक्सी सर्वर कहती हूँ। जैसे क्लास में प्रॉक्सी लगती थी ना कि आपके प्लेस पे कोई और बोल देता था,
ठीक है, जहाँ आप जनरल मीटिंग में आपका प्रॉक्सी कोई जाता है, तो आप खुद नहीं जा रहे, मीन्स ये मेन सर्वर नहीं है। लेकिन अगर सम टाइम अगर मेन सर्वर मेरा बिज़ी होता है, तो यहाँ से भी रिक्वेस्ट जो है, वो क्या हो जाती है, जहाँ से भी ट्रांज़ैक्शन को प्रोसेस कर दिया जाता है, अगर इस पर वो डेटा पड़ा होगा। अगर नहीं है, तो यहाँ से ये लेके आएगा। क्योंकि इसमें जितनी भी आपने रिसेंट ट्रांज़ैक्शन की होती है ना, वो इसकी कैश मेमोरी में पड़ी होती हैं, तो आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो। तो प्रॉक्सी सर्वर बीच में इतने ही सर्वर आपने याद रखने हैं। चलिए अब मैं आपका रिवीजन स्टार्ट करने लगी हूँ। ये ओवरव्यू था, ये आपको आना चाहिए। पहला, आपकी बैंक्स जो है आज इतना बड़ा सर्विस लेवल, इतनी ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट की जाती है हर प्लेस पर। तो आईटी का इतना ज़्यादा ग्रोथ एक रीज़न हो सकता है। सेकंड, क्योंकि ग्लोबलाइज़ेशन हो गई है, ये सेकंड रीज़न है। थर्ड, हमारी गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि रूरल एरिया में भी सारी सर्विसेज मिलनी चाहिए, मतलब रूरल पर्सन्स को भी ये सर्विसेज मिलनी चाहिए। ठीक है। फोर्थ, इंटरनेट का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। आज की डेट में अगर आप छोटे से गाँव में भी चले जाओगे तो वहाँ पर भी इंटरनेट की फैसिलिटी है। दीज आर द सम रीजन जो बैंकिंग की सर्विसेज आज की डेट में इतनी फ्लरिश हुई हैं। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बैंक को एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसको हम सीबीएस कहते हैं। सीबीएस क्या करता है, हमारे सारे डेटा को सेंट्रलाइज्ड वे में ऑपरेट करवाता है, जिससे कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन क्या हो गई है, बढ़ गई है। उसके बाद आपकी बैंक जो भी सर्विसेज देते हैं, आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द फीचर्स ऑन बैंकिंग सर्विसेज। आपकी बैंकिंग जो भी सर्विसेज देती हैं उसके क्या फीचर हैं। देखो, बैंक जो सर्विस देती है, एक तो पहला फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स उसका ये है कि बैंक लार्ज वॉल्यूम ऑफ मॉनेटरी आइटम्स में डील करती है। सेकंड, वो बहुत वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस में डील करती है, एक दिन में लाखों ट्रांजैक्शंस करती है और अलग अलग टाइप की ट्रांजैक्शंस करती है। और बैंक जो ऑपरेट करती है वो अपने ब्रांचेस और डिपार्टमेंट्स के थ्रू ऑपरेट करती है। नेक्स्ट, और बैंक जो है बिकॉज वो मनी में डायरेक्टली डील करती है, इसलिए यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए बैंक पर मल्टी पॉइंट ऑथेंटिकेशन चेक्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन किस पर है आपका, कि अगर आपको क्या पूछा जाए, बैंकिंग के फीचर्स पूछे जाए, बैंकिंग सर्विसेज के फीचर्स याद रखना। फिर वो पूछेगा कि राइट डाउन द टाइप ऑफ ए सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री। कैसी कैसी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है? आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, आपको एडवांसेस देता है। ठीक है, जैसे एडवांसेस में आपने देखना है शॉर्ट टर्म लोन्स, जैसे कमर्शियल पेपर्स हो गया, ट्रेवलर चेक्स हो गया, आपके ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हो गई, ये प्रोवाइड करता है। इवन रूरल एरियाज में भी जो किसान हैं उनको भी शॉर्ट टर्म लोन्स आज की डेट में बैंक्स प्रोवाइड करता है। रिमिटेंसेस क्या लिखना है, ट्रांसफर। बैंक जो है एक बैंक से या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का भी काम करता है। ट्रेडिशनली ये ड्राफ्ट्स के थ्रू होता था, बट आज की डेट में बहुत सारे मॉडर्न मेथड्स हैं हमारे पास। कौन कौन से मेथड हैं? आरटीजीएस, ठीक है, एनईएफटी और आईएमपीसी पीएस। आईएमपीएस जो है वो एनपीसीआई, ये रेगुलेटरी गवर्नमेंट की बॉडी है, वो रेगुलेट करता है। पर इन दो मेथड्स को आरबीआई डायरेक्टली ऑपरेट करता है। ये 24/7 अवेलेबल होते हैं, बट ये कुछ जो जब बैंकिंग आवर्स होते हैं उस टाइम पर ही अवेलेबल होता है। यहाँ पर रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर होता है, बट यहाँ पर कुछ टाइम गैप होता है, और यहाँ पर भी रियल टाइम में ही पैसा ट्रांसफर होता है। इसमें क्या है, मिनिमम 2 लाख का अमाउंट चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन इन दोनों में नहीं है। तो ऐसी कुछ आपको डिफरेंसेस करने हैं। कलेक्शन, आपके बिहाफ पर जो बैंक्स है वो बहुत सारे आपके चेक्स वगैरह है, या आपका इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ये सब कुछ कलेक्ट करता है। ठीक है, अगर आप वो बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देते हो तो आपके बिहाफ पर वो कलेक्शन का भी काम करता है। सेकंड, आज की डेट में बैंक्स जो है क्लियरिंग हाउस का काम करते हैं। एग्जैक्टली क्लियरिंग हाउस का काम क्या होता है, कि अगर हमारी बैंक में किसी और बैंक का चेक आया है, तो क्लियरिंग हाउस बीच में एक इंटरमीडियरी होता है,
दो बैंक्स के बीच में, ठीक है। तो पहले चेक यहाँ पर एक ट्रंकेट मतलब डिजिटल फॉर्म में इस क्लियरिंग हाउस को ट्रांसफर किया जाता है। वो देखता है, इससे पूछता है कि ये चेक आया है इस बैंक में, तो क्या चेक ऑथेंटिकेट है क्या नहीं है, सब कुछ देखता है। अगर वो यस कर देता है तो चेक यहाँ क्लियर हो जाता है। अब ये क्लियरिंग हाउस का काम जो है आज की डेट में बैंक्स भी करते हैं। तो क्लियरिंग दो तरह की है, दो टाइप्स की क्लियरिंग है, दो फॉर्म्स होते हैं, एक ईसीएस क्रेडिट और ईसीएस डेबिट। कैसे याद रखना है? ईसीएस क्रेडिट को कैसे याद रखना है? क्रेडिट मतलब एक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और बहुत सारे अकाउंट्स को डेबिट किया जाएगा। एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे? म्यूचुअल फंड। मैंने म्यूचुअल फंड लिया है, टाटा का म्यूचुअल फंड, और बहुत जनों ने लिया होगा। एवरी मंथ मेरे अकाउंट से भी डेबिट होगा पैसा और बहुत सारे कस्टमर से डेबिट होगा और एक अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ईसीएस डेबिट सैलरी का एग्जाम्पल। डेबिट मतलब सिंगल, जहां पर आ गया वहां सिंगल अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ पर डेबिट होगा, बहुत सारे अकाउंट्स क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो सैलरी एम्प्लॉयर का अकाउंट डेबिट होता है और सारे एम्प्लॉयज का अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। और बैंक कौन सी सर्विसेज देता है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एलओसी और गारंटी। अगर मैं कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स कर रही हूँ तो वहां पर मेरे जो सेकंड पार्टी है उसको कोई गारंटी चाहिए कि मैं आने वाले टाइम में उसको पेमेंट कर दूंगी, तो मैं बैंक से क्या लेके दूंगी? एलओसी। गारंटी कहाँ दी जाती है? जहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जो है उसमें फॉल्ट होने के चांसेस होते हैं, वहां पर गारंटी दी जाती है। तो यहाँ पर कौन सी आपने एग्जांपल याद रखनी है? मैंने रोड की एग्जांपल दी थी कि मान लो कि रोड बनाने का टेंडर मैंने गवर्नमेंट से लिया है। गवर्नमेंट कहती मैं आपको पैसा दे देती हूँ, अगर कल को जो रोड आपने बनाया है वो एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ तो हम किससे पैसा लेंगे? आप हमें गारंटी दो। तो मेरी बैंक जो है मेरे बिहाफ पर गवर्नमेंट को गारंटी दे देगी, तो वहां पर वो एलओसी नहीं इशू करेगी, वो गारंटी इशू करेगी। ठीक है। क्रेडिट कार्ड्स की सर्विसेज बैंक देती है, डेबिट कार्ड्स की। अदर बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है? बैंकिंग अपने बैक ऑपरेशन भी तो करती है, मतलब अकाउंटिंग करना, रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना, ये सारे ऑपरेशन किए जाते हैं। रिटेल बैंकिंग, आप बहुत बार बैंक में जाके बहुत सारी बैंक से सर्विसेज लेते हो, ठीक है। और जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके पैसे को मैनेज करती है। बैंक में बहुत सारा रिस्क है, बिकॉज ये जो है वो मनी में डील करती है, बहुत सारे जो है गोल्ड में डील करती है। तो आने वाले टाइम में रिस्क को मैनेज करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को भी अपनाती है, तो वो भी एक काम है इसका। कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड बैंक करती है, जैसे लोन देना, ठीक है। अंडरराइटिंग किसके कंटेक्स्ट में लिखोगे? जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो लोन देने के लिए मैं अगर कोई सिक्योरिटी जो है उनके पास मॉर्टगेज करती हूँ, तो उस सिक्योरिटी की वैल्यूएशन करना ये सारा काम बैंक करती है। मीन्स वो अंडरराइटिंग ये श्योरिटी देती है कि जिसको आप लोन दे रहे हो वो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो अच्छी है, आप लोन अप्रूव कर सकते हो। तो अंडरराइटिंग का काम भी बैंक करती है। फिर आपको बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये भी प्रोडक्ट आपको दिए जाते हैं। तो दीज आर सम काइंड ऑफ ए सर्विसेज विच बैंक्स प्रोवाइड टू इट्स कस्टमर्स। अब है ओवरव्यू ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम मींस अब वो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, अब उसका ओवरव्यू। अब आपको अगर वो सीबीएस के करेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो बैंकिंग सर्विसेज के करेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखने हैं। अब जो सॉफ्टवेयर है जो ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू दे रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर के करेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो क्या बताएंगे उस सॉफ्टवेयर के? देखो उसमें एक कॉमन डेटाबेस होता है, सेंट्रल सर्वर से ऑपरेट होता है, और वो कहाँ पर लोकेट होता है? डेटा सेंटर में। अभी मैंने ऊपर दिखाया आपको। अब जो है जी इनकी डिलीवरी चैनल्स जो हैं वो ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। और जो सीबीएस है आपको ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है जो आज की डेट की बैंकिंग इंडस्ट्री की सारी नीड्स को या डिमांड्स को मीट कर सके, मीट नहीं, सारी डिमांड को मीट कर सके। और ये एडवांस टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, मींस यहाँ पर आप वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग, ये सब कुछ कर सकते हो। और क्या है इसके बेनिफिट? अब जो कस्टमर है वो
ब्रांच का कस्टमर नहीं है, अब वो बैंक का कस्टमर है। और इस सॉफ्टवेयर को आप जो है स्टेजेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जरूरी नहीं एट ए टाइम सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, आप स्टेजेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और ये वाला सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है। मींस अब आप अपने बैंक में जाके भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मींस सेबी का सॉफ्टवेयर के साथ भी इसने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया है। तो ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं, अभी हमने सीबीएस उस सॉफ्टवेयर की इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। तो ये सॉफ्टवेयर है कौन कौन से, ये सॉफ्टवेयर फेनेकल, फिनवन, फ्लैक्सक्यूब, बेनेक्स और बैंकमेट, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि जो सॉफ्टवेयर है जिसकी आपने ऊपर बात की, जिसके इतने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, उसके क्या क्या मॉड्यूल होते हैं। मॉड्यूल का मतलब कि वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। कहता है दो टाइप के मॉड्यूल होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड एप्लीकेशन, एक होता है बैक एंड एप्लीकेशन। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक सेंट्रल सर्वर लगा होता है जो कस्टमर को जो है इंटरेक्ट करता है बैंकिंग सर्विसेज के लिए। तो बैक एंड एप्लीकेशन क्या होता है, बैक ऑफिस के सारे काम यहाँ पर होते हैं, अकाउंटिंग होती है, एचआर का काम होता है, ओके। और यहाँ पर पेरोल जनरेट होता है और रिस्क मैनेजमेंट होती है, ये सब कुछ काम होता है बैक ऑफिस पर। फिर डेटा वेयर हाउस, जितने भी लास्ट ईयर्स के जब से बैंक ऑपरेट कर रही है उसका जो डेटा है वो कहाँ पर ट्रांसफर होता रहता है, डेटा वेयर हाउस में, और एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में ट्रांसफर होता है। जो भी हमने डेटा वेयर हाउस में रीड किया है ना, वो सारा कुछ आपने यहाँ पर बताना है। बैकएंड में एक क्रेडिट कार्ड सिस्टम भी होता है। क्रेडिट कार्ड सिस्टम ये इंश्योर करता है कि जितने भी क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं उनकी ट्रांजैक्शन प्रॉपरली प्रोसेस हो रही है, इंटरेस्ट प्रॉपरली कैलकुलेट हो रहा है। जहां हमने कस्टमर को उतनी लिमिट दिए रखी है जितने की उसकी क्रेडिट वर्थ या सिबिल स्कोर था, तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट ये सारा क्रेडिट कार्ड सिस्टम बैकएंड पे करता है। और एटीएम स्विच क्या करता है वो मैंने आपको बताया कि जब भी हम एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहले जो हमारी रिक्वेस्ट है कहाँ जाती है, एटीएम स्विच पर। वो बैक पर क्या होता है, जो मेन सर्वर है उसके साथ अटैच होता है। तो ये बैकएंड एप्लीकेशन है। आपको कि इतना ही होता है, देखो बेटा यहाँ की मॉड्यूल रखे लिखे हुए हैं, सारे मॉड्यूल नहीं आपको पढ़ने, सिर्फ इतने मॉड्यूल्स पढ़ने हैं। और फ्रंट एंड पे कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है जिससे आप सारी सर्विसेज बैंक की जो है वो ले सकते हो। जैसे आप मोबाइल में अपनी ऐप डाउनलोड कर दो तो आप बैंकिंग सर्विसेज ले सकते हो। मींस विड्रॉ, आप विड्रॉ तो नहीं, आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, अपनी बिल पेमेंट कर सकते हो, अपना एफडी ओपन कर सकते हो, ठीक है, ये सारी सर्विसेज। इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग के थ्रू, उसके लिए आपको प्रॉपर साइट पे जाना पड़ेगा। फ़ोन बैंकिंग आप कॉल कर सकते हो, उनके कस्टमर केयर पे कॉल करके, अगर आपको कोई चेक स्टॉप कराना है, नया चेक बुक लेना है, ठीक है? या अपने बैंक्स में कुछ चेंजेस कराने हैं तो करवा सकते हो, या आप ब्रांच में मिलके जाकर भी पर्सनली भी ये सारे जितनी भी ऑपरेशंस है वो करवा सकते हो, ठीक है? लेकिन बीच में क्या आएगा आपका, सेंट्रल सर्वर। तो की मॉड्यूल आए तो ये डायग्राम आपको याद रखनी है। बाकी उसने आगे ये एक्सप्लेन कर रखा है जितना भी मैंने आपको बोला है। अब वो क्या कह रहा है, कोर फीचर्स ऑफ सीबीएस। अब आपको कैसे पूछेगा वो, ठीक है। कहता है सीबीएस के आने से जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनमें कुछ और नए फीचर्स ऐड हुए हैं। कहता है इन एडिशन टू बेसिक बैंकिंग सर्विसेज दैट बैंक प्रोवाइड्स थ्रू यूज ऑफ सीबीएस, सीबीएस का यूज करके वो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज तो दे ही रहा है। The technology enables banks to add following feature to service delivery। लेकिन और फीचर भी कुछ ऐड हुए हैं सीबीएस के आने से। अब और फीचर क्या ऐड हुए हैं, अब हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस हो जाती है, इमीडिएटली प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। सारा डेटा मेरा डेटाबेस में मेरा डेटा जो है साइमल्टेनियसली सभी जगह से, ब्रांच से भी, एटीएम से भी, इंटरनेट बैंकिंग से भी, सभी जगह से साइमल्टेनियसली अपडेट हो जाता है। सारे ऑपरेशन सेंट्रलाइज्ड परफॉर्म होते हैं। जिन जिन पे टिक कर रही हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप टिक करते रहो। आप रिमोट लोकेशन से भी क्या कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो बैंक की सर्विसेज के साथ, ठीक है। अब जो बैंकिंग है बैंकिंग है वो अपनी डेली, हाफ ईयरली और एनुअल क्लोजिंग करता है। आप बैंक को ऑटोमेटिकली कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, राइट।
आपकी जो इंटरेस्ट एप्लीकेशन है, सभी अकाउंट की सारी सेंट्रलाइज्ड ऑपरेट होती हैं। आप कहीं भी किसी भी जगह से जो है एक्सेस कर सकते हो। तो आपको ये कुछ 6 टू 7 ये फीचर्स याद रखने। ये फीचर्स क्या हैं? कहता सीबीएस आने से बैंक बेसिक सर्विसेज तो दे ही रहा है, लेकिन अब उसके और सर्विस डिलीवरी में और नए फीचर्स कौन से ऐड हुए हैं, तो ये सारे लिखने हैं आपने। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ सीबीएस। जो मैंने अभी ऊपर डायग्राम समझाई थी वो यही था। उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, आर्किटेक्चर वो बैक एंड पर कैसे ऑपरेट करता है। आर्किटेक्चर क्या है? अलग एप्लीकेशन सर्वर होता है, अलग वेब सर्वर होता है, ठीक है। यहाँ पर एटीएम स्विच लगा होता है, ये इसके साथ, दिस इज कॉल्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। ये आर्किटेक्चर है। अब इस आर्किटेक्चर में कंपोनेंट कौन कौन से है? डेटाबेस है, एप्लीकेशन है, वेब है, सिक्योरिटी है, कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेट भी होगा, बैकएंड पे डेटा सेंटर है, और उसका बैकअप लेने के लिए पीछे क्या होगा? डिजास्टर रिकवरी सेंटर, जहां आप उस सभी का डेटा कहीं और रखते हो, वो होगा, ठीक है। नेटवर्क सॉल्यूशन होगा, एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होगा, ब्रांच और डिलीवरी चैनल का एक सर्वर अलग से होगा। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है, की कंपोनेंट्स है सीबीएस के। बस वो डायग्राम आपको याद रखनी है, जितने उसमें हैं वो वाले लिख सकते हो आप सारे। अच्छा, ये भी मैं आपको करवा देती हूँ, की एस्पेक्ट्स इन बिल्ट इनटू आर्किटेक्चर ऑफ ए सीबीएस। सीबीएस जो है, सीबीएस मतलब ये सारा जो बैकएंड पे डेटा सेंटर बनाया हुआ है, ये पूरा डेटा सेंटर है, बहुत सारे सर्वर पड़े हुए हैं, ठीक है। इसको मैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू एक्सेस कर रही हूँ। कहता इस आर्किटेक्चर में कुछ की एस्पेक्ट्स है जो इनबिल्ट होते हैं। क्या होते हैं? एक तो इंफॉर्मेशन फ्लो। जो इंफॉर्मेशन फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है, मींस पूरी एक्यूरेसी, जहां से जो भी डेटा मंगवाऊंगी वही मेरे पास आएगा। ऐसा नहीं है किसी और के अकाउंट का डेटा मेरे पास आ जाएगा। मींस जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रखेगा। सेकंड, कस्टमर सेंट्रिक है ये। मींस कस्टमर सेंट्रिक क्या? कस्टमर का पूरा डेटा यहाँ पर पड़ा है, वो कस्टमर की ट्रांजेक्शन को देखता रहता है, और अगर उसको लगता है ना कि इस कस्टमर को ये वाला प्रोडक्ट भी हम ऑफर कर सकते हैं। देखो, आपका बैकएंड पे ट्रांजेक्शन देखी जाती है, फिर आपको कॉल आता है कि सर आप हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, या सर आप हमारे पास ये वाली पॉलिसी है। तो आपको ये जो आर्किटेक्चर है इसके थ्रू कस्टमर को राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पर और राइट चैनल के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। एक तो कस्टमर सेंट्रिक है ये पूरा कम। और रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये नहीं है जहाँ पर इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, जहाँ पर डेटा स्टोर हो रहा है, जितनी भी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होंगे उनको भी फॉलो करेगा। देखो, रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या है? कि कस्टमर का टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है। और और क्या है कि अगर क्रेडिट कार्ड है उसमें उन्होंने ईएमआई बनाई है तो जीएसटी कैलकुलेट होना चाहिए। तो ये सब कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को भी फॉलो करेगा ये। और अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइजेशन करेगा। रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको कम से कम टाइम में परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो आपको सिर्फ क्या याद करने हैं इसके की पॉइंट? एक तो इस आर्किटेक्चर में इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेटली और स्पीडली जो है फ्लो होगी। कस्टमर सेंटरिंग मींस कस्टमर को राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे देगा। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस मींस सारे कंप्लायंसेस को ये इंश्योर करेगा कि हम मीट कर रहे हैं कि नहीं, और अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करेगा। तो ये इसके की एस्पेक्ट है जो इनबिल्ट होते हैं। बाकी आप जितने भी ये इसके कंपोनेंट्स है ना, ये उसने एलेबोरेट फॉर्म में बताया हुआ है। एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, एटीएम चैनल सर्वर जो एटीएम स्विच था, और इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर, और इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। अभी मैंने ऊपर समझाया ना, आईबीएएस और आईबीसीएस। जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग करोगे तो रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी। ये कहाँ से चेक करेगा आपका डेटा? आईबीसीएस से चैनल। तो मीन्स जो कस्टमर है, जो इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर होते हैं, अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग लिया होगा तो इस सर्वर पर आपकी डिटेल जाएगी, अदरवाइज इस सर्वर पर आपकी डिटेल नहीं होगी। वेब सर्वर सारे वेब पेजेस जो होते हैं वो इस पे होते हैं। और ये किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है कि मेन सर्वर से पर अगर बिजी होता है तो इस सर्वर पर रिक्वेस्ट जो है चली जाती है, तो यहाँ से भी कस्टमर को जो है रिस्पॉन्स मिल जाता है।
तो अगर तो इसके पास वो फाइल पड़ी होगी तो वो वहीं से दे देगा, अपने कैश से उठा के देगा, अदरवाइज ये दूसरे सर्वर से वो रिसोर्सेज को लेगा। कैश पर पड़ी है तो कैश से दे देगा। ये है आपका प्रॉक्सी सर्वर। ये आर्किटेक्चर है पूरा। देखो इसको समझो, आर्किटेक्चर को समझो। देखो क्लाइंट जो है मेरा, क्लाइंट बैंकिंग सर्विसेज को या तो एटीएम के थ्रू जो है वो एक्सेस करेगा, या कोई भी रिटेल शोरूम में जाता है वहां पॉइंट ऑफ सेल है उससे एक्सेस करेगा, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करेगा, ठीक है, फोन के थ्रू करेगा, कोई भी ले लो, आप इतना ही याद रख लो। फिर इनकी जो रिक्वेस्ट है, इसकी अगर वेबसाइट के थ्रू करेगा तो वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी, एटीएम के थ्रू करेगा तो एटीएम स्विच पर जाएगी, ठीक है, अगर फोन बैंकिंग करेगा तो आईवीआर पर जाएगी। और ये वाली रिक्वेस्ट जो है वो पीछे जो एप्लीकेशन सर्वर है उसके पास जाती है, और एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस सर्वर से जो है डेटा उठा के कस्टमर को वो ट्रांजेक्शन प्रोसेस करके दे देता है। ठीक है, तो पहले क्लाइंट होता है, बीच में चैनल सर्वर आते हैं, फिर एप्लीकेशन सर्वर आता है, फिर डेटाबेस सर्वर आता है। तो ये कंप्लीट आर्किटेक्चर ऐसे बना होता है बैकएंड पर। और एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्वर भी होता है। ये क्या इंश्योर करता है कि बैकएंड पे जितने भी सर्वर लगे हुए हैं यहाँ पर, इन पर कुछ भी आपने अपडेट करना है ना, तो पहले वो चेक करेगा कि उस सॉफ्टवेयर में कोई वायरस तो नहीं है, कोई मालवेयर तो नहीं है, उसको इंश्योर करके फिर ही वो इन पर इंस्टॉल करने देगा। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी पर्पस के लिए इंस्टॉल किया जाता है। फिर मैंने आपको करवाया था फंक्शनल आर्किटेक्चर। देखो ये एक कोर बैंकिंग इसको कोर बैंकिंग सिस्टम सीबीएस का प्रॉपर सीबीएस कैसे उसका आर्किटेक्चर है, जहां पर एक फंक्शन कैसे परफॉर्म किया, उसमें कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उसका आर्किटेक्चर। अब बैंक आपको कौन कौन से फंक्शन देता है, देखो बैंक जो है दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, एक कंज्यूमर बैंकिंग का, एक कॉर्पोरेट बैंकिंग का। ठीक है, तो प्रोडक्ट फैक्ट्री कंज्यूमर बैंकिंग को वो क्या क्या प्रोडक्ट्स देते हैं, सेविंग, टाइम डिपॉजिट, रिटेल लोन, मॉर्टगेज। ऐसे कॉर्पोरेट को करंट, सिक्योरिटाइजेशन, सिंडिकेशन, कमर्शियल लैंडिंग। ठीक है, ट्रेड फाइनेंस ये इंश्योरेंस देते हैं, जहाँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने काफी एक्सप्लेन किया था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी वगैरह। तो सारे नहीं याद करने, दो तीन आप याद कर लो। फंक्शनल सर्विसेज में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे बिहाफ पर जो है वो बिल पेमेंट्स करते हैं, ठीक है, या क्लियरिंग करते हैं, रिमिटेंसेस करते हैं, कलेक्शन करते हैं, जितनी भी ऊपर सर्विसेज थी वो सारा करते हैं। रीयूजेबल बिजनेस कंपोनेंट्स होते हैं, मींस फीस और चार्जेस बैकएंड पे लिखे होते हैं, वहां से ही वो लेता रहता है। ठीक है, या इंटरेस्ट टैक्स भी बैकएंड पे लिखा होता है, जो रूल्स है या एक्सचेंज रेट है वो बैकएंड से ये सारे उठाता है। और अकाउंटिंग में क्या-क्या करता है, सारी ट्रांजैक्शंस को, सारे जनरल लेजर्स को वो मेंटेन करता है। और बैकएंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि वो 24/7 रिपोर्ट करे, सारी एमआईएस रिपोर्ट्स बनाए, बैकएंड पे ऑडिट भी हो, राइट। और यहाँ पर एक्सेस, पूरे एक्सेस कंट्रोल्स। तो ये आपके फंक्शन में आपने इतना लिखना है। फंक्शन में पहले आपने जो कस्टमर है उसको क्या, उसको प्रोडक्ट सेल करता है, उसकी मार्केटिंग भी करता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी मेंटेन करता है, बहुत सारी सर्विसेज, इतना एंटरप्राइज सीआरएम में लिखना है। प्रोडक्ट में क्या लिखना है, कंज्यूमर और कॉर्पोरेट बैंकिंग की बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इसके पास। फिर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्लियरिंग का, बिल पेमेंट का, रिमिटेंसेस का, कलेक्शन का, वो लिख सकते हो। रीयूजेबल कंपोनेंट्स क्या है, फीस, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट, रूल्स। अकाउंटिंग में किसकी की, जनरल लेजर और ट्रांजैक्शन की। इंफ्रास्ट्रक्चर 24/7 है, ऑडिट होती है, रिपोर्टिंग होती है, एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं। दिस इज द फंक्शनल आर्किटेक्चर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जितना बोला उतना याद रखना है। देखो अब हम करेंगे इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस। जो ऊपर डायग्राम में मैंने समझाया वो याद रखो। पहले हम कस्टमर क्या करेगा, बैंक की जो है वो साइट को ओपन करेगा, आईडी और पासवर्ड के थ्रू ही तो उसको एक्सेस करेगा, इसलिए वो वेबसाइट को एक्सेस करता है किसी भी ब्राउजर के थ्रू। जब वो वेबसाइट को एक्सेस करता है तो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, वेब सर्वर पर। तो वेब सर्वर पर कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना करे, तो बीच में क्या लगी होती है, फायरवॉल। तो फायरवॉल चेक करती है कि ऑथोराइज्ड पोर्ट से ही रिक्वेस्ट आई है कि नहीं। चेक करने के बाद अगर उसको लगता है ऑथोराइज्ड यूजर है, तो वो क्या करती है, उसको उस साइट का एक्सेस दे देती है। जैसे ही एक्सेस देती है तो वो वेब पेज मेरे
सिस्टम में ओपन हो जाता है, तो वहां पर मैं यूजर आईडी और पासवर्ड दूंगी। और पासवर्ड जो है कभी भी उस पेज पे दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो किस फॉर्म में होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो जो भी मैंने यूजर आईडी पासवर्ड दिया, वो जो रिक्वेस्ट है मेरे डेटाबेस सर्वर पर जाएगी। डेटाबेस सर्वर से मेरे आईडी और पासवर्ड को जो है कंफर्म किया जाएगा। तो डेटाबेस सर्वर पर वो कंफर्म करना, ये सारा कुछ करेगा कौन? मेरा इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। वो ये चेक करेगा कि ऑथेंटिकेट यूजर ही लॉगिन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर उसको लगेगा कि ऑथेंटिकेट यूजर नहीं है, तो एक्सेस को क्या कर दिया जाता है, डिनाई कर दिया जाता है, अदरवाइज ओपन कर दिया जाता है। तो कितने आप अटेम्प्ट कर सकते हो? मैक्सिमम आईबीएस आपको 3 अटेम्प्ट करने की जो है वो परमिशन देता है। जब आपको जो है सर्विस दे दी जाती है, अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड ठीक होता है, तो क्या होता है कि इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर जो है वो आपको वेरियस सर्विसेज परफॉर्म करने की जो है परमिशन दे देता है। आप कुछ भी है, फंड ट्रांसफर करना है, बैलेंस इंक्वायरी करनी, स्टॉप पेमेंट करना, आप कोई भी ट्रांजेक्शन जब करते हो, मान लो आपने स्टॉप पेमेंट करना है, तो आईबीएस आपकी रिक्वेस्ट लेता है, किसको भेज देता है? आईबीसीएस को। जो आईबीसीएस है, वो पीछे जो है, जो बैंक का डेटाबेस सर्वर है, वहां से वो चेक करता है। जब उसको लगता है कि हाँ आपने जो रिक्वेस्ट की है वो ऑथेंटिकेट है, तो आईबीएस सर्वर उसको क्या कर देता है? प्रोसेस्ड कर देता है। तो अल्टीमेटली इस पूरी कहानी में कौन कौन है? सामने है आईबीएस, पीछे है आईबीसीएस, उसके पीछे है डेटाबेस सर्वर, और यहाँ पर मेरा कौन है? वेब सर्वर। बस इनके बीच में कहानी चलती है पूरी, इसी को एक्सप्लेन करना है अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग आ जाए। याद कुछ नहीं रखना आपको, बस ये कस्टमर बैठा है, ठीक है, जैसे ही रिक्वेस्ट करेगा पहले यहाँ आ जाएगी, वेब पेज खुलेगा, वेब पेज खुल गया, फिर बस इनके बीच में कहानी नाचती रहेगी। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर? ये है आपकी इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज कैसे परफॉर्म होती है। फिर हमने किया था ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कैसे प्रोसेस होती हैं। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन यहाँ पर सिर्फ पेमेंट सिस्टम बताया गया है। यहाँ पर ये नहीं आप ऑर्डर कैसे प्लेस करते हो। आप जब पेमेंट करते हो, ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप जब पेमेंट करते हो, तो क्या होता है, पहले वो मर्चेंट के सर्वर पर जाता है। मर्चेंट का सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट किसी पेमेंट गेटवे पे भेजेगा। पेमेंट गेटवे कौन सा होगा? अगर आपका वीजा है, ठीक है, या एमएक्स है, या रुपया है, जो भी कार्ड होगा उसके नेटवर्क पर भेज देगा आपकी रिक्वेस्ट। वो नेटवर्क चेक करेगा कि इसकी इशूइंग बैंक कौन सी है। फिर रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? इशूइंग बैंक। मेरा एक्सिस बैंक का कार्ड है, ठीक है। जैसे ही मैं किसी मर्चेंट पर उसको स्वाइप करती हूँ, वो उसके बैंक में पहले रिक्वेस्ट जाती है। वो जो है बैंक देखता है कि कौन सी नेटवर्क का कार्ड जो है वो स्वाइप हुआ है, उस नेटवर्क पर वो रिक्वेस्ट चली जाती है। उसके बाद मेरी इशूइंग बैंक पर ये वाला नेटवर्क जो है रिक्वेस्ट भेजेगा। वो देखेगा कि क्या मैं ऑथोराइज्ड हूँ इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए। अगर यस आ गया रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स जाएगा, उसके बाद यहाँ पर, और आपका जो है ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, और फंड जो है वो मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो एक केस स्टडी मैंने आपको खुद दी, मतलब दी थी, ये आप खुद पढ़ लेना, ये नहीं मैं पढ़ा रही। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस। अब वो सॉफ्टवेयर आपने अपने बैंक में क्या करवाना है? इंस्टॉल करवाना है। तो उसके क्या क्या स्टेप होंगे? देखो, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था? पास द टिम सुआ। इम्प्लीमेंटेशन इसके क्या शॉर्ट फॉर्म है? पास द टिम सुआ। पास मतलब पहले आप प्लानिंग करोगे कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर आपको क्यों लगवाना है। फिर उसके लिए आप किससे? बोर्ड से अप्रूवल लोगे। ए मतलब अप्रूवल लोगे। जब वो अप्रूव कर देगा, तो आप क्या करोगे? कोई भी सॉफ्टवेयर, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर को क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे। जब आपने सिलेक्ट कर लिया, जब बनवाना है, डेवलप कराना है, तो आप उसको फिर सिलेक्ट करने के बाद उस वेंडर से वो डेवलप या डिजाइन करवाओगे। डिजाइन करने के बाद आप उसको क्या करोगे? टेस्ट करोगे। टेस्ट अगर ठीक हो गया, तो आई मतलब इम्प्लीमेंट कर दोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। इम्प्लीमेंट होने के बाद, इम्प्लीमेंट सफिशिएंट नहीं, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस रेगुलरली करवाओगे। और हो सकता है कि उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते करते किसी को दिक्कत आए, तो आप एस मतलब सपोर्ट भी दोगे, और रेगुलरली अपने सॉफ्टवेयर को यू मतलब अपडेट करोगे, और ए मतलब उसका ऑडिट भी करवाओगे। तो क्या स्टेप्स हैं हमारे लिए? कैसे याद रखना है? पास द
टेम सुआ, पहले प्लान किया, अप्रूव करवाया, सिलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कराया, उसको टेस्ट करके देखा, ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया, उसका मेंटेनेंस रेगुलरली करवाया, सपोर्ट सपोर्ट दिया, अपडेट करते रहे और एंड में ऑडिट भी करवाया। तो दिस इज द स्टेप्स ऑफ व्हाट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस। इंपॉर्टेंट है। देन अब आपने सीबीएस तो अपनी बैंक में लगवा लिया, अब सीबीएस के तो बहुत सारे रिस्क भी तो आएंगे। किसी भी बैंक को कैसे कैसे रिस्क आ सकते हैं। ऑपरेशनल रिस्क, इसके सामने क्या लिखना, डे टू डे ऑपरेशन जब हम करते हैं ना, उस टाइम जो रिस्क आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉय को सॉफ्टवेयर नहीं चलाना आ रहा, उसने कुछ मिस्टेक कर दी, वो ऑपरेशनल रिस्क हो गया। ठीक है, जहाँ आपने किसी कंप्लायंस को मीट नहीं किया, वो एक रिस्क हो गया, या किसी ने आपके रिकॉर्ड को अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया, या आपके पर्सनल ट्रेंड नहीं है, या आपके रिकॉर्ड टेम्पर हो गए हैं। ठीक है, जहाँ नेक्सस बन गया फ्रंट और बैक एंड के ऑफिस में। ठीक है, तो आपने ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेट कर दिया। दीज आर द ऑपरेशनल रिस्क, ये बैंक को ऑपरेशनल रिस्क मिलता है। क्रेडिट रिस्क क्या हो गया, हमारे लोन ही नहीं कस्टमर्स ने वापस किए तो एनपीए हो गया, ये क्रेडिट रिस्क हो गया। मार्केट रिस्क क्या, हम फॉरेक्स में डील करते हैं, हमने इतने लोन दिए, इंटरेस्ट रेट में चेंज हो गया। ठीक है, फॉरेक्स एक्सचेंज में रेट चेंज हो गया, कॉमोडिटी में प्राइसेस में चेंज हो गया, तो ये सारे मुझे कहाँ से रिस्क मिलते हैं, मार्केट रिस्क। क्रेडिट स्प्रेड, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, उसका क्रेडिट स्प्रेड कितना है, वो ज्यादा बढ़ गया, तब भी हमें रिस्क आ सकता है। स्ट्रेटेजिक रिस्क, हमारे बहुत सारे कंपटीटर्स आ गए। ठीक है, अब जैसे बैंक्स हैं, उनकी बहुत सारी एनबीएफसी अब आ गई हैं मार्केट में, उनके लिए ये एक रिस्क है। कंप्लायंस रिस्क, गवर्नमेंट ने इन पर एडिशनल कोई रूल्स रेगुलेशन इम्पोज कर दिए हैं, वो कंप्लायंस रिस्क हो गया। और एक होता है आईटी रिस्क। आईटी रिस्क मतलब क्योंकि सारा काम अब बैंक का किसके थ्रू हो रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो इसके थ्रू क्या क्या रिस्क है, देखो जब भी टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई भी कस्टमर बैंक की सर्विसेज को एक्सेस करता है, तो उसको कितना एक्सेस देना है, उसको ऑथोराइज्ड करना, पॉइंट लिख लो, उसको ऑथेंटिकेट करना। ठीक है, उसको प्रॉपर इंटरफेस प्रोवाइड करना, ये चार तो याद ही रखना, ये रिस्क होते हैं। ठीक है, कि वो उतने ही सोर्सेज को एक्सेस करे, उसका प्रॉपर एक्सेस मैकेनिज्म डिजाइन करना कि कैसे एक्सेस उसको करेगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑथोराइज, वो कितनी ट्रांजेक्शन या कितने डाटा को एक्सेस करने के लिए ऑथोराइज है, ये प्रॉपर डिजाइन करना। या उसकी ऑथेंटिकेशन करना कि जो कस्टमर है हमारा, जो ऑथेंटिकेट कस्टमर है कि नहीं उसको, क्योंकि बहुत सारे इंटरफेसेस के थ्रू वो क्या करता है, बैंक की सर्विसेज को इंटरेक्ट करता है, तो इतने सारे कस्टमर की आइडेंटिटी को मेंटेन करना, ये चैलेंजिंग वर्क है। तो दीज आर द सम चैलेंजेस, आईटी रिस्क आते हैं जब जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्विसेज बैंक की दी जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप कर सकते हो। चेंज मैनेजमेंट एक कर लेना, चेंज मैनेजमेंट क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू जब सारी सर्विसेज होंगी, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज को भी नए नए जो है सॉफ्टवेयर या नए फंक्शंस जो है सीखने पड़ेंगे। वो ऑलवेज जो रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि नो बडी वॉन्ट्स टू लाइक कम आउट इट्स कंफर्ट जोन, तो वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग वर्क हो जाता है। देन आ गया सिक्योरिटी पॉलिसी। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने कहा बैंक में सीबीएस लग गया। ठीक है, सीबीएस लगने से बैंक को बहुत सारे रिस्क आए, कौन कौन से, ऑपरेशनल रिस्क आया उसको, क्रेडिट रिस्क आया उसको, मार्केट रिस्क आया, स्ट्रेटेजिक रिस्क आया, आईटी रिस्क आया, दीज ऑल आर रिस्क। इन रिस्क को हम कम कैसे कर सकते हैं, अगर बैंक में एक प्रॉपर सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, तभी इन सभी रिस्क को जो है कम किया जा सकता है। तो जो बैंक्स है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो प्रॉपरली जो है उनका एक प्रॉपर ले डाउन फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटी विद प्रॉपरली डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मीन हर पूरा प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें क्या सिक्योरिटी पॉलिसी होगी वो प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए। मीन्स बैंक में सभी का रोल जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली डिफाइन करोगे, तभी आप इन रिस्क को कम कर सकते हो।
आगे आ जाइए। हाँ, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बैंक में जो है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाते हैं। देखो, इंटरनल कंट्रोल, कोई भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है उसका मेन पर्पस क्या होता है, हमारे एसेट्स को क्या करना, सेफ गार्ड करना, ठीक है, फ्रॉड जो है उसको डिटेक्ट करना या एरर्स को कम करना, अच्छा, टाइमली रिपोर्टिंग करना, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को इनहेंस करना। ये कुछ पर्पस होता है इंटरनल कंट्रोल का, ठीक है। तो जो जो भी बैंक्स में इंटरनल कंट्रोल्स लगते हैं वो इन सभी, ये जो है ये मेन पर्पस होता है इंटरनल कंट्रोल का। अब बैंक में इन पर्पस को फुलफिल करने के लिए क्या किया जाएगा, कैसे कैसे कंट्रोल बैंक्स में लगाए जाएंगे, वो कहता है कि आप क्या करो कि बैंक के एक स्टाफ का वर्क जो है इनवेरिएबली, मतलब हमेशा चेक या सुपरवाइज होना चाहिए किसी और स्टाफ मेंबर्स के थ्रू, या आप वहां पर जो एग्जिस्टिंग है उनकी जॉब रोटेशन करते रहो, क्योंकि एक ही जगह पर रहेंगे ना तो सारे एक दूसरे के साथ फेमिलियर हो जाएंगे, तो वहां पर जो है फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप जो है जितनी भी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है ईच ऑफिशियल, सबकी फिक्स करो कि इसकी इतनी ही पावर है, और सबको कम्युनिकेट भी करो कि इसके पास इतनी पावर है, इससे ज्यादा वो जो है आपसे डेटा नहीं मांग सकता। और ब्रांच मैनेजर को इंश्योर करो कि वो प्रेडिक्टली जो है वो कंफर्मेशन जो है वो सेंड कंफर्मेशन टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी के उसने जितने भी सिस्टम और प्रोसीजर हमने लगाए हैं उनका कंप्लायंस किया है, ये इंश्योर करो। अपनी बुक्स को पीरियडिकली बैलेंस करवाओ कि जल्दी से जो है वो फ्रॉड डिटेक्ट हो पाए। जितनी भी लॉस सिक्योरिटीज होती हैं उस पे इमीडिएट एक्शन लिया जाए। और जितनी फ्रॉड प्रोन आइटम्स है जैसे करेंसी हो गया, वैल्यूएबल्स, ड्राफ्ट हो गए, टर्म डिपॉजिट रिसीट या ट्रैवलर चेक्स हो गए, उसको एटलीस्ट टू ऑफिशियल की कस्टडी में रखो। तो कैसे इसको याद रखना है कि एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन चेक करे, ठीक है, जॉब रोटेशन करो, राइट, आप सभी की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करो और क्या करो, कम्युनिकेट भी करो। और ब्रांच मैनेजर को ये बोलो कि जितने भी कंप्लायंस रूल्स और रेगुलेशन है उनको कंप्लायंस किया कि नहीं उसकी जो है एक रिपोर्ट बना के भेजे। और आप सभी बुक्स को पीरियडिकली बैलेंस्ड करो। लॉ सिक्योरिटी जो है उस पर इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और जितनी भी फ्रॉड प्रोन आइटम्स है जैसे करेंसी है या ट्रैवलर चेक है उसकी कस्टडी किसी एक पर्सन को नहीं, दो पर्सन को दो। तो ऐसे आप एक अपने बैंक में इंटरनल कंट्रोल्स जो है लगा के अपने रिस्क को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो आपको जब भी आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है कि इंटरनल कंट्रोल का पर्पस क्या होता है, ये पर्पस है। इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए कैसे कैसे कंट्रोल लगाए जा सकते हैं वो बताना है। अब ये हो गया आईटी कंट्रोल कैसे लगाओगे। आईटी कंट्रोल मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कंट्रोल लगाना है। अब आप क्या करो कि जितना भी सॉफ्टवेयर में जो भी काम होगा ना उसका लॉगिन और लॉग आउट बनना चाहिए। मीन्स कब किस कस्टमर ने या एम्प्लॉय ने सॉफ्टवेयर में लॉगिन किया और लॉग आउट हुआ उसका लॉग बनना चाहिए, ठीक है। जितने भी डोरमेंट अकाउंट है ना वो कोई भी ओपन ना करे उसके लिए ऑलवेज सुपरवाइजरी पासवर्ड चाहिए। और हमेशा सिस्टम अपने आप चेक करता रहे कि जो विड्रॉ किया जा रहा है अमाउंट वो पर्सन की ड्राइंग पावर के अंदर हो, अगर नहीं है तो एकदम से सिस्टम जो है मैसेज फ्लैश करे, ठीक है। और इसमें आप कह सकते हो कि यूजर का टाइम आउट जो है प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए। जैसे इंटरनेट बैंकिंग है, अगर कोई 5 मिनट नहीं ऑपरेट कर रहा तो अपने आप टाइम आउट हो जाए, राइट। और हाँ, ये वाला एक्सेस टू द सिस्टम जो स्टिपुलेटेड आवर्स और स्पेसिफाइड डेज में ही होना चाहिए। मीन्स आप ये कह लो कि एम्प्लॉयज वर्किंग आवर के बाद अपने अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए। जो जो दो तीन टिक करिए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टिक कर लो आप, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे हम यहाँ पर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन बैंक, पहले पर्पस बताया, फिर इंटरनल कंट्रोल कैसे लगाए जा सकते हैं और आईटी कंट्रोल बैंक्स में कैसे लगाए जा सकते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना उस पे कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर लेवल, ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट पे भी कंट्रोल लगाओ। कॉन्फ़िगरेशन जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आप यूजर के एक्सेस और प्रिविलेज को सेट करो, पासवर्ड मैनेजमेंट करो और देखो कि कितने टाइप के अकाउंट्स बन सकते हैं।
मास्टर में आप देखोगे कौन सा डेटा हमारा परमानेंट ऑलवेज रहेगा, ट्रांजैक्शन कौन सा डेटा जो है वो रेगुलरली चेंज होगा, और कौन कौन सी रिपोर्ट्स जनरेट होंगी, और वो रिपोर्ट्स कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ये सब कुछ डिफाइन करो। बस इतना ही करना है, इसमें और नहीं करना आपने। अब आ गया सीबीएस के। अब कहता है कि जितने भी अब ऊपर आपने कंट्रोल लगा लिए, आपने इंटरनल कंट्रोल भी लगा लिया, आईटी के अंडर भी लगा लिया, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर भी डिसाइड कर लिया कि क्या क्या आपने जो है वो मेंटेन करना है। अब वो कह रहा है कि जो कोर बैंकिंग के प्रोसेसेस है ना, आप उनके सभी के रिस्क को समझो और उन पे क्या कंट्रोल लगेगा उनको समझो। पर इस सभी बिजनेस प्रोसेस के रिस्क और कंट्रोल तो तभी समझेंगे ना जब हमें ये पता होगा कि ये प्रोसेस किए कैसे जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोर बिजनेस प्रोसेसेस कौन कौन से प्रोसेसेस मैंने आपको कराए थे? कासा का, क्रेडिट कार्ड का, लोन एडवांसेस का, ट्रेजरी का और मॉर्टगेज का। इस प्रोसेस को समझना है और इसमें क्या क्या रिस्क एंड कंट्रोल होंगे आप उसको समझना है। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। देखो, करंट अकाउंट प्रोसेस को समझो। यहाँ पर अभी रिस्क कंट्रोल की बात नहीं हो रही है, अभी तो पहले उसने प्रोसेस को समझाया है। प्रोसेस कैसे परफॉर्म किया जाता है किसी भी बैंक में। आकाश, आपने प्रोसेस आपने भेजा था, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट पहले आप एप्लीकेशन अपने रिलेशनल मैनेजर को दोगे, ठीक है, जहां आप जो है वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो ई आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। रिलेशनल मैनेजर को दोगे तो वो चेक करेगा, अगर प्रॉपर होंगे आपके डॉक्यूमेंट, ठीक होंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट किसको चले जाएंगे? क्रेडिट एंड रिस्क टीम को चले जाएंगे। वो आपका बैकग्राउंड जान, आपकी क्रेडिबिलिटी सब कुछ चेक करेंगे। उसके बाद डिसीजन लेंगे। अगर तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी, काम खत्म। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, फिर आप ट्रांजेक्शन्स करनी स्टार्ट कर दोगे। ये तो एक प्रोसेस है। इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं, वो मैंने आपको 3-4 करवाए थे। हमेशा यही याद रखने हैं कि जो क्रेडिट लाइन हमने सेटअप की है, करंट अकाउंट में जो क्रेडिट लाइन ओवरड्राफ्ट के लिए सेटअप की है, वो अनऑथोराइज थी, ठीक है, या बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमने सेट ही नहीं की, ये एक रिस्क हो सकता है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो क्रेडिट कमेटी है पहले तो चेक करे पूरा फाइनेंशियल रेशियो, नेटवर्थ, रिस्क फैक्टर, सारा कुछ चेक करे कस्टमर का, उसके बाद ही क्रेडिट लाइन को जो है वो इशू किया जा सके। फिर जो क्रेडिट लाइन सीबीएस अब सॉफ्टवेयर में जो सेट की गई है, पहले तो क्रेडिट कमेटी देखेगी, सीबीएस में जो सेट की है वो अनऑथोराइज्ड है, ठीक है। तो इसका कंट्रोल क्या है कि वही क्रेडिट लाइन सेट कर सके जिसको उसकी ऑथराइजेशन है, ठीक है। अनऑथोराइज्ड पर्सन किसी भी कस्टमर की क्रेडिट लाइन सेट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके पास ये ट्रांजैक्शन का एक्सेस होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये वाला नहीं था। फिर इनएक्यूरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। इनएक्यूरेट इंटरेस्ट ये सब में आएगा। अब आप क्या करो, इसका कंट्रोल क्या है कि इंटरेस्ट जो है वो ऑलवेज सीबीएस में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना चाहिए एज पर डिफाइंड रूल, कोई पर्सन ना कैलकुलेट करे। या अनऑथोराइज पर्सोनल ने जो है वो कासा की ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर दिया, तो क्या करो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करो। ये हमेशा चार्ज याद रखने हैं। और क्रेडिट कार्ड जो है ना उसमें भी यही चार्ज सेम आएंगे, रिस्क एंड कंट्रोल। अब क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, ठीक है, पहले तो क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस कैसे होगा, या तो आप अपनी ब्रांच में रिलेशनल मैनेजर को बोलो कि भाई क्रेडिट कार्ड दे दो, या आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। अल्टीमेटली वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक देखेगा और आपकी क्रेडिट और रिस्क कमेटी को देगा। वो आपका बैकग्राउंड और क्रेडिबिलिटी चेक करेगी। एक्सेप्ट तो ठीक है, नहीं तो क्या करेगा, रिजेक्ट है तो खत्म कहानी। एक्सेप्ट कर लेगा तो आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। ये तो सिर्फ प्रोसेस है कि जब इशू होता है कार्ड। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड जो है उसका ऑथोराइजेशन और क्लियरिंग और सेटलमेंट सिस्टम कैसे हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन सिर्फ आपको ये आए कि प्रोसेस फ्लो बताओ, ऑथोराइजेशन एंड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड सिस्टम, तो ये वाला आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप कार्ड को स्वाइप करते हो पहले किसके पास जाएगा, मर्चेंट बैंक।
वो क्रेडिट कार्ड के नेटवर्क पे जाएगा और इश्यूइंग बैंक से पूछेगा कि कार्ड ठीक है या लिमिट में है जो भी ट्रांजैक्शन की। अगर जो भी रिस्पॉन्स आता है उसके अकॉर्डिंग ऑथराइजेशन दे दी जाती है। ठीक है, अब एट द एंड सेटलमेंट होगी, क्योंकि पैसा उसी टाइम नहीं ट्रांसफर होता। एट द एंड क्या होगा, एट द एंड जो है जो भी ट्रांजैक्शन हुई होगी उसके अकॉर्डिंग जो है पैसा जो है वो क्रेडिट कार्ड नेटवर्क जो है इस इशूइंग बैंक को डेबिट कर देगा और यहाँ पर मर्चेंट बैंक को पेमेंट कर देगा और यहाँ पर मर्चेंट को स्टेटमेंट पहुंच जाएगी और एक स्टेटमेंट जो है वो क्रेडिट कार्ड इशूइंग बैंक जो है वो अपने कस्टमर को दे देगी। तो दिस इज द सेटलमेंट और क्लियरिंग सिस्टम। इसमें वो जो रिस्क है ना वो सेम करने हैं जो कासा वाले है ऊपर वाले, वही है, देख लो, चाहे आप पढ़ के देख लो, ये एक रिकंसिलेशन का, ये अलग से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया प्रोसेस आपका मॉर्टगेज। मॉर्टगेज जब भी प्रोसेस आए आप होम लोन को ध्यान में रखना कि आप होम लोन प्रोवाइड मतलब लेने जा रहे हो। तो जो मॉर्टगेज लोन होते हैं या तो होम लोन, टॉप अप लोन, मीन्स पहले होम लोन लिया था अब मुझे आगे भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो उस पर ही टॉप अप करवा लिया मैंने। या आपकी कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसके लिए आपने लोन करवाना है तो वो भी करवा सकते हो। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, देखो, जब भी आप होम लोन लेने जाओगे तो ऑब्वियसली होम लोन के लिए आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए सिक्योरिटी जो भी आप प्रोवाइड करोगे, जो भी प्रॉपर्टी आप उनके रखोगे एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी रखते हो, उसकी वैल्यूएशन होती है कि जितना आपको लोन दिया जा रहा है क्या उतनी वैल्यू की ये सिक्योरिटी है, उससे ज्यादा की होती है क्या उतनी ज्यादा की सिक्योरिटी है, जो भी रूल्स होंगे। इसलिए यहाँ पर एक और स्विम लेन आएगी, कौन सी टीम आएगी बीच में, लीगल एंड वैल्यूएशन टीम। अल्टीमेटली ये अंडरराइट कर रही है, ये श्योरिटी दे रही है कि हाँ जो भी कस्टमर ने पेपर दिए हैं आपको, जिस प्रॉपर्टी के पेपर दिए हैं वो जेन्युइन है, उसकी इतनी ही वैल्यूएशन है, आप जो है कस्टमर को पैसा दे सकते हो। देखो इसके लिए भी आप क्या करोगे, पहले बैंक को अप्रोच करोगे, आरएम जो है आपसे डॉक्यूमेंटेशन जो है मांगेगा। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंटेशन दे दिए तो डॉक्यूमेंटेशन किसको दे दिए जाएंगे, आपकी क्रेडिट और रिस्क टीम, अंडरराइटिंग टीम, ये दोनों अंडरराइटिंग करते हैं। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आपका बैकग्राउंड है सब कुछ चेक करेगा। उसके बाद वो सिक्योरिटी के पेपर जो है वो किस टीम को भेज देता है, लीगल टीम को। लीगल टीम उसकी वैल्यूएशन करती है, साइट को इवन विजिट भी करती है। साइट विजिट करके अगर उनको लगता है कि हाँ वो सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर वो भेज दिया जाता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, आप लोन को अप्रूव कर सकते हो। यहाँ पर केस जो है अप्रूव हो जाता है। केस अप्रूव होने के बाद आपके लैंडर ऑपरेशन टीम को जाता है, वो आपको कस्टमर को यहाँ से लैंडर ऑपरेशन टीम जो है कस्टमर को एक ऑफर लेटर देती है जिसमें सारी कंडीशंस लिखी होती हैं। अगर तो कस्टमर जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, साइन डॉक्यूमेंट आपके आ जाते हैं, तो एंड में आपको लोन जो है वो डिसवर्स कर दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस आपने याद रखना है। इसके रिस्क कंट्रोल नहीं करवा रही हूँ, वही सेम सेम है, आप ये खुद पढ़ लेना। अच्छा, एक ट्रेजरी प्रोसेस होता है। ट्रेजरी प्रोसेस में मैंने आपको क्या समझाया था, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाया था, दोबारा से करवा देती हूँ। मान लो कि आपने दूसरी कंट्री में जो है एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, अब आपको क्या आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी। अब क्या होता है, जब मुझे फॉरेन करेंसी मुझे रिसीव होगी, ठीक है, वो तो 3 मंथ्स के बाद आएगी। अब मुझे ये लगता है कि यार आज जो डॉलर का रेट है वो 60 है, पर जिस दिन मुझे रिसीव होगी, जैसी मार्केटिंग कंडीशंस हैं, हो सकता है कि डॉलर का रेट 57 हो जाए, तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा। मैं कहाँ जाती हूँ, मैं अपने बैंक के पास जाती हूँ। मैं अपने बैंक को बोलती हूँ कि देखो कि आज आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, मैं तुम्हें थ्री 3 मंथ्स के बाद $1 लाख दूंगी। तो आप मुझे आज ही बताओ कि आप मुझसे वो किस रेट पर बाय करोगे। तो बैंक क्या करती है, मेरे साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करती है, फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो बैंक जो है सारी मार्केट कंडीशंस देखने के बाद मुझे बोलती है कि हम आपको $58 में दे देंगे। मुझे क्या लगता है 57 हो जाएगा, अब वो $58 में दे रहे हैं, ठीक है, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। अब ये बैंक जो है मेरे से 3 मंथ्स के बाद $1 लाख ले लेगी। इसने क्या करना है इन डॉलर का, ये आगे एक कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ कर लेती है, फॉरेन बैंक के साथ, कि मैं 3 मंथ्स के बाद आपको डॉलर दूंगी,
ठीक है, तो आप बताओ कि आप मुझसे कितने में बाय करोगे। ठीक है, तो ये भी एक रेट कोट कर देंगे कि आपको 59 में हम आपसे बाय कर लेंगे। तो ऐसे एक जो है ये ट्रांजेक्शन, ये डील ऐसे चलती है। ठीक है, ये सारे मेरा कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ, इसका कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स मैं अपने फ्यूचर के रिस्क को क्या कर लेती हूँ, कम कर लेती हूँ। तो दिस ये एक ट्रेजरी फंक्शन है जो बैंक परफॉर्म करता है। मीन्स इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये बहुत सारी टाइप के डेरिवेटिव होते हैं, जैसे ऑप्शन होता है, स्वैप होता है, फ्यूचर होता है, ठीक है, फॉरवर्ड्स होता है, इंटरेस्ट डेरिवेटिव, सब बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें बैंक जो है डील करती है। मैंने सब सिर्फ आपको एक एग्जांपल दी है। तो ऐसे बैंक कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसको हम ट्रेजरी प्रोसेस कहते हैं। तो ट्रेजरी प्रोसेस बैंक को करने के लिए, ठीक है, इसमें 3 मेन डिपार्टमेंट होते हैं। एक फ्रंट ऑफिस होता है, एक मिडल ऑफिस होता है और एक बैक ऑफिस होता है। फ्रंट ऑफिस डील्स को क्रैक करता है, मिडल ऑफिस देखता है कि उसमें कितना रिस्क होगा, और बैक ऑफिस जो है पूरा जो सेल परचेज करने के बाद जो भी स्टेटमेंट है उसका रिकंसिलेशन, उसकी अकाउंटिंग, सेटलमेंट, ये सारा बैक ऑफिस करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे चलता है, पहले तो हम डील करेंगे काउंटर पार्टी और कस्टमर। मीन्स काउंटर पार्टी, देखो यहाँ पर ये होगी मेरी काउंटर पार्टी, ये बैंक है जो ये काम कर रही है, ये होगी उसकी काउंटर पार्टी, ये हो गया उसका कस्टमर। अब ये डील क्रैक करेगी, इधर आ जाओ। डील यहाँ पर होगी, ठीक है, काउंटर पार्टी और कस्टमर के साथ, ठीक। और जो भी एफओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन डीलर, कैप्चर्स द डील ऑफ ए एफओ सिस्टम, और ये कैप्चर कर लेगा फ्रंट ऑफिस जहाँ है, ये एफओ फ्रंट ऑफिस है, फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं है, ये फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस इस डील को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। अगर तो डील करेक्ट है, ठीक है, ये कौन देखेगा, मिडल ऑफिस। अगर ये डील करेक्ट है, ठीक है, यस है, तो आगे जो है, आगे परस्यू किया जाएगा, इसकी पूरी प्राइसिंग, वैल्यूएशन, ये सब कुछ मिडल टीम जो है, मिडल ऑफिस टीम है, ये सब कुछ चेक करेगी। और सारा कुछ चेक करने के बाद, रिस्क देखने के बाद, उसकी प्राइसिंग, वैल्यूएशन देखने के बाद, अपनी पोजीशन देखने के बाद वो कंफर्मेशन किसको देगी, बैक ऑफिस को। तो 3 मंथ्स के बाद बैक ऑफिस जो है उन फंड्स की क्या कर देगा, सेटलमेंट कर देगा और उनकी अकाउंटिंग कर देगा। ये है मेरा ट्रेजरी ऑपरेशन, इतना ही याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है लोन एंड ट्रेड फाइनेंस। 2 मिनट स्टूडेंट्स, 2 मिनट। लोन एंड ट्रेड फाइनेंसिस, लोन एंड ट्रेड फाइनेंसिस में ये बात करता है बैंक ओवरड्राफ्ट की। बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन्स जो बैंक जो है वो कंपनी या कॉर्पोरेट्स को दिए जाते हैं, कहता है वो 2 तरह के होते हैं, एक फंड बेस्ड होता है, एक नॉन फंड बेस्ड होता है। देखो, जब आप फंड बेस्ड लोन दोगे, पहले तो रिलेशनल मैनेजर जो है कस्टमर के साथ डीलिंग करेगा, फिर उससे जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लेगा, फिर उन रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को जो है वो चेक किया जाएगा। अगर तो सब कुछ ठीक है तो प्रोसेस आगे जो है, आगे फर्दर जो है उसको प्रोसेस किया जाएगा। आपका क्या किया जाएगा कि शॉर्ट टर्म लोन बुक बना दिया जाएगा, और इंटरेस्ट और मेच्योरिटी, ये सारे 3 लेजर यहाँ पर बनेंगे। तो पहले जब आपके लिए वो शॉर्ट टर्म लोन बुक किया जाएगा, तो ऑब्वियसली कस्टमर को क्या किया जाएगा, क्रेडिट, और लोन को डेबिट। फिर इंटरेस्ट जब कैलकुलेट आपका होगा, तो इंटरेस्ट में कस्टमर डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। मैच्योरिटी में जब वापस आएगा तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये आपका लोन है और इसका इम्पैक्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे दिया जाएगा। पर अगर अगर यही यही काम नॉन फंड बेस्ड होता, तो यहाँ पर इंटरेस्ट थोड़ी कैलकुलेट होता, यहाँ पर कमीशन आती। ठीक है, और यहाँ पर बुकिंग ऑफ फैसिलिटी होती, बुकिंग ऑफ लोन नहीं होता, क्योंकि अब हम गारंटी दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अब एक कॉन्टीजेंट एसेट और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब आपका लोन अकाउंट या इंटरेस्ट अकाउंट नहीं क्रिएट होगा उसके अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट, ये 4, बस इतना ही आपने समझना है। ये फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड जब लोन एडवांसेस देते हो तो उसमें ये आएगा आपका। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग सिस्टम, MIS, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस।
देखो यहाँ पर बताया हुआ है रिस्क प्रेडिक्शन बेसल 3 बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल। बेसल 3 क्या है? बेसल 3 एक तरह से आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि बैंक्स अगर फॉलो करता है, बेसल 3 के रूल रेगुलेशन अगर बैंक्स फॉलो करता है तो वो अपने रिस्क को जो है वो मिटिगेट कर लेगा। अब ये बेसल 3 जो है वो बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? मीन्स ये कैसे ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाता है कि जो बैंक्स है उसकी हमेशा कैपिटल एडुकेसी बनी रहे। तो ये कैसे ये सब कुछ मेजर करता है बेसल 3? तो बेसल 3 क्या मेजर कैसे करता है? ये बैंक्स के इन्वायरमेंट को एनालिसिस करता है। बैंक के इन्वायरमेंट को एनालिसिस करके मींस बैंक के डेटा को एनालिसिस एनालिसिस करता है, उसके बिहाफ पर रिस्क को देखता है और फिर वैसे रूल्स और रेगुलेशंस को डेवलप करता है। अब ये बेसल 3 जो है बैंक्स के पूरे इन्वायरमेंट को जो एनालिसिस करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए वो किसका यूज करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अगर आपको याद हो डेटा वेयर हाउस, सभी बैंक का डेटा वेयर हाउस में पड़ा होता है। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लगाकर क्या किया जाता है? इस डेटा को एनालिसिस किया जाता है, उसके बिहाफ पर हम आने वाले रिस्क को देखते हैं और उसके बिहाफ पर वो बेसल 3 जो है अपने रूल्स रेगुलेशन या मेजर्स जो है वो बैंक्स को बताता है कि आपने आने वाले टाइम में कैसे काम करना है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसल 3 किसका यूज करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्यों? क्योंकि इतने बड़े डेटा को एनालिसिस करके उनके ट्रेंड्स को ढूंढना, ठीक है, रिस्क को असेस करना, ये वैसे पॉसिबल नहीं है। सिर्फ किसके साथ पॉसिबल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही पॉसिबल है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप डेटा वेयर हाउस को जो है वो एनालिसिस करके हिडन ट्रेंड्स को फाइंड आउट करते हो और रिस्क को असेस करते हो। दैट्स इट, इसमें इतना ही बताया हुआ है। फिर एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, आपको इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग में मैंने आपको बताया था कि टेक्नोलॉजी जो है वो बैंक के हर कंपोनेंट में यूज हो रही है। कहाँ कहाँ यूज हो रही है? टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेसेस में भी यूज हो रही है, पॉलिसीज प्रोसीजर डेवलप करने में भी यूज हो रही है, उनकी जितनी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम मीट करते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो भी जितने भी पर्सन इन्वॉल्व हैं उनके रोल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू ही असाइन की हुई हैं। तो इसलिए क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैंक, ये सारे कंपोनेंट किसके थ्रू परफॉर्म हो रहे हैं? टेक्नोलॉजी। तो इन सभी पर कंट्रोल्स लगाने भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गए। तो ये इस यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट उसने एक कॉन्सेप्ट आपको लिया है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि हम किसी अनटेंटेड मनी, अनटेंटेड करप्शन या क्राइम से कमाई हुई मनी को ठीक ऐसे बताते हैं कि वो किसी लिजिटिमेट सोर्स से आई है, उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग किया कैसे जाता है? पहले हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में प्लेस कर देते हैं, स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में उसको बैंक्स में या कहीं ना कहीं डिपॉजिट करा देते हैं। उसकी पहले प्लेसमेंट होती है, लेयरिंग। फिर क्या किया जाता है, उसके ऊपर एक बैंक से निकाल के दूसरे बैंक या किसी बैंक, किसी के डिवेंचर्स बाय कर लेते हैं, शेयर्स बाय कर लेते हैं, जो गोल्ड बाय कर लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी बाय कर ली, मतलब उस पर बहुत सारी लेयर्स चढ़ा दी जाती है। एंड में वो पैसा जो है, जैसे अगर दाऊद का पैसा है उसने अपने सारे कह लो के रिलेटिव्स को दे दिया, उन्होंने 2-2 लाख करके बैंक में डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको जो है उससे किसी कंपनी के बाद में क्या कर लिए, शेयर्स बाय कर लिए। फिर वो शेयर्स, वो कंपनी भी उसी की होगी, फिर वो सोल्ड कर दिए। ठीक है, वो कंपनी जो है, वो कंपनी ने जिसके शेयर बाय किए, वो कंपनी ने पैसा जो है किसी बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, लेयरिंग हो गई ना। अब ये कंपनी दोबारा से इंडिया में यहाँ पर एक और कंपनी बनी होगी, उसमें इन्वेस्ट करेगी और ये कंपनी दाऊद की होगी, तो पैसा वापस यहीं पर आ गया। तो अल्टीमेटली होता क्या है, पहले प्लेसमेंट की जाती है, फिर उस पे लेयर्स चढ़ाई जाती हैं, फिर दोबारा से उसको इंटीग्रेट किया जाता है और ऐसे लगता है कि वो लिस्टिमेट सोर्स से ही पैसा आया है।
तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी कहता है टेक्नोलॉजी का यूज करके आप मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप कर सकते हो। कैसे? आप स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन जो है बैंक्स पर लगा दो, क्योंकि बैंक जब तक इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगा ना, मनी लॉन्ड्रिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करो, आप उनके सॉफ्टवेयर में ऐसे रूल्स रेगुलेशन लगा दो कि मनी लॉन्ड्रिंग हो ना पाए। और मनी लॉन्ड्रिंग का यूज किसके लिए किया जाता है? टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए। तो इसको स्टॉप करने के लिए हमने एक एक्ट लाया है जिसको हम क्या बोलते हैं? पामला। उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बताया है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है? ऐसा क्राइम जो इंटरनेट के थ्रू किया जाता है, दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। तो क्या क्या किया जाता है? देखो, हम इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं? कुछ भी इनपुट आउटपुट हमने चेंज कर दी, ठीक है। हमने जो है किसी के साइन, किसी की इमेजेस जो है उसको उसका चोरी कर लिया, या हमने किसी कंप्यूटर के में वायरस भेज दिया, किसी कंप्यूटर को अनऑथराइज एक्सेस किया, या किसी कंटेंट को जो है जैसे सॉफ्टवेयर पायरेसी की, मतलब उस कंटेंट को जो है वो रिप्रोड्यूस किया अनऑथराइज्ड वे में। ऐसे बहुत सारे क्राइम्स हैं, इसको बोलते हैं साइबर क्राइम। इस साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए कौन सा एक्ट आया? आईटी एक्ट 2000। और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कौन सा एक्ट आया? पामला 2002। ठीक है। तो पहले सिर्फ क्राइम्स बताए गए हैं, फिर उनके एक्ट बताए गए हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या होता है ये आप खुद पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या बताया हुआ है कि आज की डेट में चेक जो है पहले पेपर बेस्ड आता है। अब उसको क्लियर करने के लिए वो फिजिकल कॉपी नहीं भेजी जाती, उसको क्या किया जाता है, उसकी एक इमेज जो है वो क्लियरिंग हाउस को भेज दी जाती है, जिससे चेक जो है जल्दी से क्लियर हो जाता है। राइट। और एक तो ये चेक हो गया जिसको हम ट्रंकेटेड चेक बोलते हैं, और एक और चेक होता है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। इसमें पेपर यूज ही नहीं होता। क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक्स लेते हैं। राइट। और इसी से जो सिग्नेचर होते हैं, जहाँ पर सिग्नेचर भी डिजिटल होते हैं, जहाँ पर जो सिग्नेचर होते हैं वो फिजिकल फॉर्म में होते हैं। ये आपको दोनों में बताया गया है। ठीक है। जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 आएगा तो आपको ट्रंकेटेड चेक और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के चेक के बारे में बताना है, क्योंकि यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो चेक है उस पर डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, तो उसको वैलिडिटी देने के लिए एक्ट कौन सा आया? आईटी एक्ट 2000, जिसने के हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को इसको 2008 में अमेंड किया गया, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को जो है वो लीगल इन्फोर्सेबिलिटी दी गई है, ये बताया गया। फिर उसने आरबीआई के रेगुलेशन बताया कि आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, सारे इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करती है, और आपको करेंसी इशू करती है। अब आगे आगे आगा पामला एक्ट जो मनी लॉन्ड्री को रोकता है। तो पामला एक्ट में क्या है, पहले सेक्शन 3 इसका दिया गया है। सेक्शन 3 क्या बताता है? सेक्शन 3 बताता है कि ये एक्ट किस किस पर लगेगा, किन पर्सन्स पर लगेगा। कहता है जो क्राइम और करप्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जहां इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है, दोनों पर ये एक्ट लगेगा। अगर आप इनडायरेक्टली नोइंगली इन्वॉल्व हो तब ये एक्ट के अंडर आप आओगे। मान लो मैं सीए हूं, तो अगर, मानना नहीं, मैं हूं, म- अगर मेरे पास कोई क्राइम का पैसा आता है और मैं उनकी हेल्प करती हूँ उसको लिस्टिमेट सोर्स में दिखाने के लिए, तो जो मैं ये काम कर रही हूँ तब मेरे पर भी पामला एक्ट लगेगा, क्योंकि मैं करप्शन में जो है वो इन्वॉल्व हूँ, क्राइम में इन्वॉल्व हूँ। ठीक है। अगर मैं कोई पैसा कमाती हूँ, मैं आईटीआर रिटर्न नहीं भरती हूँ, मैंने क्लासेस से पैसा कमाया, मैंने आईटीआर रिटर्न नहीं भरा, या मैंने अपने आईटीआर में नहीं दिखाया, तब मैं इस एक्ट के अंडर नहीं आऊंगी, क्योंकि जिससे जहां से मैंने अर्न किया है वो कोई क्राइम नहीं है। तो किसी भी आप करप्शन या क्राइम से आपका प्रोसीड्स नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इस एक्ट के अंडर नहीं आओगे, अदरवाइज आप इस एक्ट के अंडर आ जाओगे, चाहे आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चाहे आप इनडायरेक्टली। अगर इस पैसे से, इस क्राइम के पैसे से आपने कुछ भी बाय किया और उसके उसको पोजेस्ट किया, ठीक है, जैसे वाड्रा है, अगर उसने वो क्राइम से पैसा कमाया और सोनिया गांधी के नाम पे कोई फ्लैट ले लिया, सोनिया गांधी भी इस एक्ट के अंदर आ जाएंगी, पामला एक्ट के अंडर।
तो सेक्शन 3 तो सिर्फ ये बताता है कि कौन किस किस पे ये एक्ट लगेगा। सेक्शन 12 बताता है रिपोर्टिंग एंटिटी टू मेंटेन रिकॉर्ड। ये स्पेशल सेक्शन है बैंक पर जो ऑब्लिगेशन लगाता है। यहाँ रिपोर्टिंग एंटिटी किसकी बात हो रही है? बैंक की। कहता है हर बैंक जो है वो मेंटेन करेगी सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन कवर्ड क्लॉज बी में भी जो है उसको भी कवर करके उनके सभी रिकॉर्ड ऐसे मेंटेन करेगी कि उस ट्रांजेक्शन को हम रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। ठीक, रिकंस्ट्रक्ट मतलब हम देख पाएंगे एक्चुअल में ट्रांजेक्शन कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ और कहाँ एंड हुई। तो ऐसे रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। पहली ऑब्लिगेशन ये है, ठीक है। सेकंड ऑब्लिगेशन क्या है कि आपको जो भी डायरेक्टर, यहाँ पर डायरेक्टर किसकी बात हो रही है? पामला की अथॉरिटी, ईडी की बात हो रही है। कहता आपको ईडी ने अगर कुछ टाइम स्पेसिफिकेशन के बाद बोला है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करनी है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में आप वो इन्फॉर्मेशन जो है डायरेक्टर को सबमिट करोगे और उसी फॉर्म में करोगे जिस फॉर्म में उसने मांगी है। और आप जो है जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करोगे सिर्फ आप क्लाइंट के नहीं रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, आप उसके बेनिफिशियल ऑनर के भी रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। मींस अगर आप कोई 2 करोड़ जमा करवाने जाते हो और देख के लगता है कि आपके नहीं है किसी और के हैं, तो आपसे पूछा जाएगा किसके हैं। तो जिसका भी आप नाम दोगे उसका रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और ये रिकॉर्ड जो आप मेंटेन करोगे कितने सालों तक कब मेंटेन करोगे? 5 ईयर तक। पर अगर जहां पर बेनिफिशियल ऑनर की बात आ गई है वहां तक कितने साल तक? 5 ईयर या जब तक रिलेशन, अच्छा 5 ईयर जब तक रिलेशन एंड नहीं हो जाता। जब रिलेशन एंड हो जाए या अकाउंट क्लोज हो जाए, विच एवर इज लेटर, वहां से 5 साल तक मेंटेन करने हैं, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी नोटिफिकेशन के थ्रू किसी एंटिटी को, रिपोर्टिंग एंटिटी को इस ऑब्लिगेशन से एग्जाम्प्ट भी कर सकती है। अब सेक्शन 13, अब सेक्शन 12 तो ये बोलता है कि क्या क्या ऑब्लिगेशन है बैंक की। सेक्शन 13 जो है वो डायरेक्टर्स को पावर देता है कि अगर कोई अपनी ऑब्लिगेशंस को नहीं मीट करता तो वो फाइन लगा सकती है। तो डायरेक्टर क्या क्या कर सकता है? डायरेक्टर इंक्वायरी कर सकता है। अगर उसको लगता है कि जो केस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो ऑडिट भी करवा सकता है। ऑडिट का खर्चा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। और डायरेक्टर में और क्या क्या पावर है? वो वार्निंग इशू कर सकता है, ठीक है। किसी भी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉई या डायरेक्टर जो है बैंक के, उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकता है कि कैसे काम करना है या कौन सी रिपोर्ट मुझे सबमिट करनी है, ठीक है। और उसके बाद वो अगर कोई नहीं मानता, मतलब कि उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, तो वो उस पर फाइन भी लगा सकता है। तो ये डायरेक्टर की पावर के बारे में बता रखा है। और फिर एक सेक्शन 63 है। अगर आपसे ईडी ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, चाहे बैंक हो या कोई भी है, किसी भी एंटिटी से ईडी इंफॉर्मेशन मांगता है, अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है या इंफॉर्मेशन नहीं दी है, यहाँ पर उसकी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है कि आपको कितनी पनिशमेंट हो सकती है। ठीक ठीक है, कहता है आप विलफुली और मलिशियसली फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर देते हो तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो 2 साल तक हो सकती है, और आपको 50,000 50,000 तक फाइन भी लग सकता है या दोनों भी लग सकते हैं, ठीक है। कहता कोई भी पर्सन जो है, जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए लायबल था, उसने वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी, या जिसको ईडी ने बोला था डॉक्यूमेंट पे साइन करो उसने साइन नहीं किया, ठीक है, या जिसको समन भेजा था वो प्रेजेंट नहीं हुआ, उस केस में भी ईडी ये वाला फाइन जो है वो इम्पोज कर सकता है। तो यहाँ पर फाइन और पेनल्टीज की बात की है। सेक्शन 70 ऑफेंसेस बाय कंपनी, कहता है अगर कंपनी ने ऑफेंस कर दिया तो कंपनी को थोड़ी जेल में डालेंगे, तो उस टाइम जो भी वहां पर इंचार्ज पर्सन होंगे उन पर जो है इस एक्ट के अंडर जो है वो प्रोसीडिंग्स जो है इनिशिएट की जाएंगी। ये इसके बारे में बता रहा है। अच्छा, आईटी एक्ट 2000 आपको करवा रखा है, ये मैं यहाँ नहीं समझा रही आपको, वो फर्स्ट चैप्टर में करवाएंगे। हाँ, आईटी एक्ट के सेक्शंस करवा रही हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आईटी एक्ट के बहुत सारे सेक्शन है, सेक्शन 43 और सेक्शन 66 मोस्ट इंपॉर्टेंट। 43 सेक्शन जो बात करता है वो पेनल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करता है कि अगर आपने किसी के भी कंप्यूटर को डैमेज किया या कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथोराइजली एक्सेस किया या उसमें वायरस लाया, ठीक है, जहां आपने उनकी एक्सेस को डिनाई किया, जहां आपने जो है जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको टेम्पर किया, आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, इसमें से कोई भी आपने क्राइम किया, तो आपको पेनल्टी लगेगी किसकी?
सेक्शन 43। सेक्शन 43 सिर्फ ये बताता है कि कौन-कौन से ऑफेंसेस है जिस केस में जिसमें आपको पेनल्टी लग सकती है, पर पेनल्टी नहीं यहाँ दी हुई, पेनल्टी किसी और सेक्शन में दी हुई रखी है। एक सेक्शन 43 ए है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 43 ये बात करता है कि आपने टेम्पर किया, ठीक है, आपने डिस्ट्रॉय किया, आपने एक्सेस को डिनाई किया, आपने वायरस लाया, तो आपको वो 43 में आप पर प्रोसीडिंग इनिशिएट होंगी। लेकिन अगर आप एक एंटिटी हो, आपके पास कस्टमर का डेटा है, ठीक है, आपने उस डेटा को प्रोटेक्ट नहीं किया, आपने अपने क्लाइंट के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए रीजनेबल सिक्योरिटी पॉलिसीज या प्रोसीजर ऑप्ट नहीं किए, तो जो आपको उस कंपनी को कंपनसेशन जो देना पड़ेगा वो कहाँ पर देना पड़ेगा? 43 ए। ये कंपनसेशन की बात कर रहा है, ये पेनल्टी की बात कर रहा है ऊपर। तो आपको कस्टमर को कंपनसेशन देना पड़ सकता है अगर आपने कस्टमर के डेटा को, आपकी वजह से उसका डेटा जो है लीक हुआ, उसकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है लीक हुई, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट पर जो प्रोसीडिंग आएगी वो किस सेक्शन के अंडर आएगी? सेक्शन 43 ए। ठीक है, बाकी रीजनेबल सिक्योरिटी, बॉडी कॉर्पोरेट, उसके बारे में और सेंसिटिव डेटा का मतलब क्या है वो इसमें बताया गया है। अच्छा, 65, अगर आपने सोर्स कोड मीन्स जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है उसको टेम्पर किया, ये 65 में है। बाकी सारे जो पेनल्टी है वो 43 में हो गई। एक ही इसमें है, वो कौन सा है? सोर्स कोड। कंप्यूटर के कोर्स सोर्स कोड को अगर आपने टेम्पर किया तो आप पर जो प्रोसीडिंग है वो सेक्शन 65 में आएंगी। अब सिर्फ सेक्शन 66 आएगा। 66 जो है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, जो कहाँ दिए गए हैं? 43। कहता है 43 में जो आपने ऑफेंसेस किए हैं ना, उसकी जो पेनल्टी लगेगी, एक तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल की, और आपको जो पेनल्टी लग सकती है 5 लाख रुपए की। तो 66 में 43 के जो ऑफेंसेस है उसकी जो पेनल्टी है वो 66 में दे रखी है। और 66 बी का क्या बताता है कि अगर आपको पनिशमेंट कब होगी? अगर आपने कोई स्टोलन कंप्यूटर या डिवाइस को जो है वो अपनी पोजीशन में रखा, ये जान के कि स्टोलन है, नोइंगली, यहाँ पर नोइंगली वर्ड आएगा, ठीक है, तब आपको पनिशमेंट इस सेक्शन के अंडर होगी। अगर आपने किसी के आइडेंटिटी को थेफ्ट किया, आइडेंटिटी को थेफ्ट मतलब मैंने किसी का डिजिटल सिग्नेचर चुरा लिया, किसी का पिन पासवर्ड चुरा लिया, तो पनिशमेंट इस सेक्शन के अंडर आएगी। अगर मैंने किसी की फ़ोटो चेंज करके फ़ेसबुक पे लगा के मैं दूसरों को जो है बेवकूफ़ बना रही हूँ, तो पनिशमेंट 66 डी में आएगी। अगर मैंने किसी की प्राइवेसी को वायलेट किया, ठीक है? किसी की प्राइवेसी को वायलेट करके मतलब अपना एक प्राइवेट लाइफ़ होती है, किसी की प्राइवेसी को वायलेट किया, उसको पब्लिक किया उसकी इन्फॉर्मेशन को, तो पनिशमेंट मेरी 66 ई में आएगी। फिर आपको सेंसिटिव डेटा जो ऊपर बात कर रहे हैं ना, सेंसिटिव डेटा बॉडी कॉर्पोरेट जो है जिसको पनिशमेंट होती है, कंपनसेशन देना पड़ता है 43 ए, तो वो जो पर्सनल डेटा वो होता क्या, वो इसमें दे रखा है। दिस इज ऑल अबाउट योर 5th चैप्टर जो मैंने आपको ये आज करवाया है।